नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी गुरुकुल। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लॉसेस इनइक्वालिटी। यहाँ पर आपने लिखा है क्लॉसेस इनइक्वालिटी। ठीक है, हम देखिए क्लॉसेस इनइक्वालिटी क्या होता है। हमने पढ़ा था साइक्लिक इंटीग्रल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क। अब देखो क्लॉसेस इनइक्वालिटी क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू द cyclic integral of a factor del q by t is always less than equal to 0। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लॉसेस इक्वलिटी की ये वाली स्टेटमेंट, क्लॉसेस इक्वलिटी कहती है कि जो फैक्टर होता है डेल क्यू अपॉन टी, इसका इंटीग्रल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पर 3 केसेस बनेंगे। अगर हम तीनों केसेस की बात करें तो पहला केस आपका होगा इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी इज लेस देन इक्वल टू 0। ये केस कब होगा? रिवर्सिबल डिवाइस। ठीक है, दूसरा केस आपका बनता है डेल क्यू बाय टी इज इक्वल टू 0। इंटीग्रल 0 होता है आपका रिवर्सिबल डिवाइसेस के लिए, रिवर्सिबल डिवाइस। ठीक है, तीसरी जो आपका बनेगा वो होगा डी क्यू बाय टी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये आपका हो जाएगा इम्पॉसिबल डिवाइसेस। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी। जब ये आपका लेस देन 0 होगा तो इरिवर्सिबल डिवाइसेस, जब ये फैक्टर आपका इज इक्वल टू 0 होगा तो रिवर्सिबल डिवाइसेस, और जब ये फैक्टर आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो इम्पॉसिबल डिवाइस। इसको हम ये प्रूफ करने के लिए भी यूज़ करते हैं कि डिवाइस कैसा है। ठीक है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। अब एक टर्म आती है, क्योंकि आगे इसको डिफाइन करने के लिए हमें एक टर्म देखनी पड़ेगी। एक टर्म आती है आपकी, इसका नाम है एंट्रोपी। ठीक है, एक टर्म है, इसका नाम है एंट्रोपी। अब एंट्रोपी को देखिए। एंट्रोपी क्या होती है? इट इज़ अ मेज़रमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, यानी कि किसी भी पार्टिकल में कितनी रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस है, उसके मेज़रमेंट को कहते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर लिखें तो इट इज़ ए मेज़रमेंट, इट इज़ अ मेज़रमेंट ऑफ डिग्री of disorderness or randomness associated in the molecules, associated in the मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपका एंट्रोपी हो गया। एंट्रोपी क्या होता है? इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस एसोसिएटेड इन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये तो आपका एंट्रोपी हो गया। एंट्रोपी का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एंट्रोपी आपका होता है चेंज, एंट्रोपी आपका होता है आपका डी क्यू, चेंज इन एंट्रोपी की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई टी। जो ये फैक्टर है आपका, ये एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी का मतलब होता है इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस एसोसिएटेड इन द मॉलिक्यूल्स, यानी कि किस मॉलिक्यूल में कितनी रैंडमनेस है, ये आपको आइडिया होता है एंट्रोपी से। इसके बाद हम आते हैं आपका एंट्रोपी प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल होता है आपका, उसका नाम होता है क्या? एंट्रोपिक प्रिंसिपल। देखिए एंट्रोपिक प्रिंसिपल में क्या होता है, यहाँ पर आता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल
entropy change in the universe can never have नेगेटिव वैल्यू। देखिए एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कभी भी, एंट्रोपी चेंज इन द यूनिवर्स यानी चेंज इन एंट्रोपी इन द यूनिवर्स ना कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। यानी एंट्रोपिक प्रिंसिपल क्या कहता है? एंट्रोपिक प्रिंसिपल आपका कहता है कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। याद रखना पीछे जो इनइक्वालिटी हमने इनइक्वालिटी क्लॉसियस इनइक्वालिटी पढ़ी थी वो एक सिस्टम के लिए होती है, यहाँ पे यूनिवर्स की बात हो रही है। यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, डी एस फॉर सिस्टम प्लस डी एस फॉर सराउंडिंग, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एंट्रोपिक प्रिंसिपल हो गया। अब इससे ही आपके जो केसेस निकलते हैं वो ये निकलते हैं। अगर मान लो आपका डीएस यूनिवर्स, ठीक है, वो आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये केस आपका कौन सा हो जाएगा? इरिवर्सिबल डिवाइस। ठीक है, यानी कि ऐसा इरिवर्सिबल डिवाइस होगा आपका अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। अगर यूनिवर्स आपका डीएस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स अगर आपका इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब होता है आपका रिवर्सिबल डिवाइस। ये आपका हो गया रिवर्सिबल डिवाइस। इसके बाद आपका डीएस यूनिवर्स अगर आपका ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाता तो इसका मतलब हो गया आपका इम्पॉसिबल डिवाइस। इम्पॉसिबल डिवाइस, ठीक है। तो ये तीनों आपके केसेस हो गए, ये 3 केसेस आपके इसके हो गए। अब हमें देखना है एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम के लिए हम यहाँ पर नई स्लाइड पे जाएंगे, ठीक है। एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर आता है आपका एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टम की एंट्रोपी चेंज कैसे होती है, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है? डेल क्यू बाई डेल टी, ये मैंने आपको बताया कि चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला डेल क्यू बाई डेल टी होता है। अब किसी एंट्रोपी चेंज इन किसी सिस्टम की, सिस्टम यानी कि मान लो कोई आपका सिस्टम है जिसमें वर्क हो रहा है, ठीक है, उसकी एंट्रोपी किस तरीके से चेंज हो सकती है। मान लो आपका एक ये सिस्टम है, ठीक है, इसमें क्या है? पिस्टन है, ठीक। अब एंट्रोपी चेंज का सिंपल सा फंडा होता है। एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होता है आपका क्या? 2 तरह की एंट्रोपी होंगी। एक तो अगर एक बात याद रखना एंट्रोपी की केस में, अगर हम किसी सिस्टम में, मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पर गैसेस है, ठीक है, अगर आप सपोज़ करो इसको हीट दोगे, आपने हीट दी तो यहाँ रैंडमनेस क्या होगी? बढ़ेगी। तो हीट देने से क्या होगा? एंट्रोपी भी, इसकी एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। तो एंट्रोपी आपकी, अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी क्या होगी इस केस में? बढ़ेगी। और अगर हम किसी सिस्टम में, मान लो आपका कोई और सिस्टम है, ठीक है, अगर कोई और सिस्टम है उसमें से हमने हीट निकाल ली, अब की बार हीट निकाल ली, तो एंट्रोपी क्या होगा? गिरेगी। एंट्रोपी गिरेगी तो इसका मतलब, क्योंकि हीट गिरे तो इसकी रैंडमनेस कम होगी, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी हीट बाहर आने पे। तो ये एक तो इस तरह से एंट्रोपी बढ़ती है। एक होता है कि मान लो अगर किसी सिस्टम के अंदर रिवर्सिबिलिटी है, मान लो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और ये रब करने से यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्रिक्शन के कारण यहाँ हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। अब इरिवर्सिबिलिटी के से हीट जनरेट होगी तो यहाँ पर गैसेस की रैंडमनेस क्या होगी? बढ़ेगी। तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो
तो इसी तरीके से मैं बताता हूँ किसी सिस्टम की, मान लो ये सिस्टम है, इसकी एंट्रोपी कितनी तरीके से बढ़ सकती है। इसका एंट्रोपी दो तरीके से बढ़ सकती है। एक तो एंट्रोपी बढ़ेगी ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, और एक एंट्रोपी बढ़ेगी ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट से, ठीक है, एक्सटर्नली। तो अब देखो इसमें एक्सटर्नली इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं इसको, बाहर से हीट जाने आने को एक्सटर्नली इरिवर्सिबिलिटी, ठीक। तो आपको एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी का फॉर्मूला मैंने बताया, इसका क्या होता है डेल क्यू बाई टी। यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे हीट ऐड हो रही है या ज़रूर उसके हिसाब से एक बढ़ेगी या घटेगी, इसके हिसाब से होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया इरिवर्सिबिलिटी, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। ये आपका डी एस, यानी चेंज किसी भी सिस्टम में अगर एंट्रोपी चेंज निकालना हो तो हम इस वाले इक्वेशन का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके इस इक्वेशन पर, ये मेन इक्वेशन है, इस पर केसेस बनते हैं। अब हम आगे केसेस देखेंगे, ठीक है। केसेस देखने के लिए सबसे पहले हम आते हैं केस 1 पर। तो केस 1 क्या कहता है? केस 1 कहता है इफ़ द सिस्टम इज़ इरिवर्सिबल। अब यहाँ केसेस देखिए, केसेस पे आपको पता लगेगा। इफ़ द सिस्टम इज़ इरिवर्सिबल, तो पहला केस आपका क्या है? इफ़ द सिस्टम इज़ इरिवर्सिबल, सॉरी पहले रिवर्सिबल वाला केस लेते हैं। पहले रिवर्सिबल वाला केस लेते हैं। सिस्टम इज रिवर्सिबल, देन द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी जनरेशन is equal to 0, and the change in entropy of a system is given by, and the entropy change of system is given by, देखो if the system is reversible then the value of entropy generation is equal to 0, then the entropy change in the system is given by। अब आप यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है अगर सिस्टम रिवर्सिबल है, अगर सिस्टम रिवर्सिबल है जो कि इसमें गिवन है, अगर आपका सिस्टम रिवर्सिबल है जो कि यहाँ पर गिवन है, तो पहले इससे इस केस में क्या हो जाएगा आपका? इस केस में आपका होगा, केस 1 में इसकी वैल्यू DSIIR क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और आपका जो दूसरा DS है वो क्या हो जाएगा? डेल क्यू बाई टी, ठीक है। ये आपको इस केस के अंदर भी केस बनेंगे, ठीक है। पहला क्या है? अगर सिस्टम रिवर्सिबल है, तो हमने ये वाला 0 कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर सिस्टम में केसेस बनेंगे तो देखो उसके बाद के केसेस, सबसे पहले उसी के अंदर है ए केस, ठीक है। क्या कहता है? इफ़ द हीट इज़ सप्लाई टू द सिस्टम, हमने आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ बता देना उसमें। इफ़ द हीट इज़ सप्लाइड टू द सिस्टम, if the heat is supplied to the system, then entropy change of the system is, then entropy change of the system is having पॉजिटिव वैल्यू। देखो अब इसे कैसे निकालते हैं। सपोज आपका एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में इसका नाम क्या है? सिस्टम, ये आपकी बाउंड्री, और इसमें से इसने क्या बोला? इफ़ हीट इज़ सप्लाइड, यानी हमने हीट क्या दिया? सप्लाई किया, ठीक है। तो आपका जो डी क्यू होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि आप हीट दे रहे हो तो पॉजिटिव होगा, ठीक है।
जब डी टेम्परेचर तो आपका हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो डी क्यू बाई टी ये तो पॉजिटिव हो गया, इस वजह से जो आपकी डी एस की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे केस की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगला है आपका केस 2, मतलब इसी के अंदर। ठीक, बी, if the heat is rejected from the system, if the heat is rejected from the system, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ if the heat is rejected from the सिस्टम, अगर मान लो सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, देन एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, देन एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज हैविंग नेगेटिव वैल्यू, इन सब चीज़ों का आगे फॉर्मूले में होता है, आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। देखो यहाँ पर अगर मान लो मैंने बना लिया एक सिस्टम, ठीक है, ये क्या है आपका सिस्टम। अब इसमें से क्या हो रहा है, हीट बाहर जा रही है, आपकी ना हीट जा रही है बाहर। अब हीट बाहर जा रही है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका डी क्यू जो है वो क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। ठीक है, उसके बाद आपका डी क्यू बाई जो टी है वो आपका लेस देन ज़ीरो होगा। सो डी एस क्या होगा आपका, लेस देन ज़ीरो होगा। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, इस लाइन से। ठीक है, एक तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, डी एस बाई ज़ीरो हो गया। इसके बाद तीसरा केस इसी में, थर्ड केस इसमें जो है वो है इफ़ द सिस्टम इज़ वेल इंसुलेटेड, अगर सिस्टम आपका वेल इंसुलेटेड है, इफ़ द सिस्टम is well insulated, if the system is well insulated, then the value of entropy change is equal टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर आपका सिस्टम वेल इंसुलेटेड है, ये मैंने बनाया सिस्टम। ठीक है, यहाँ से मैंने बनाया वेल इंसुलेटेड सिस्टम, इंसुलेटेड था, तो ये क्या है आपका सिस्टम। यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गया, चेंज इन एंट्रोपी हो गया ज़ीरो, क्योंकि डी क्यू क्या हो गया ज़ीरो। ठीक है, डी क्यू बाई टी भी क्या हो गया ज़ीरो, तो फिर डी एस इज़ इक्वल टू क्या हो गया ज़ीरो, तो यहाँ पर एंट्रोपी ज़ीरो। इसीलिए रिवर्सिबली एडियाबैटिक सिस्टम को आइसेंट्रोपिक कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये इस ही वजह से आपने देखा, क्योंकि ये हम जो केसेस पढ़ रहे हैं इनिशियल केस के अंदर ये 3 केस बने। इनिशियल केस क्या था, सिस्टम क्या है आपका रिवर्सिबल है, सिस्टम रिवर्सिबल, और यहाँ पर केस क्या है इंसुलेटेड, यानी कि हम बोलेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक। एडियाबैटिक को क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, अब आता एक नोट आता है इसके बाद,
एक नोट आता है, नोट, ठीक है। नोट क्या है? इफ़ द सिस्टम इज़ रिवर्सिबल, if the system is reversible, note here, if the system is reversible and adiabatic, then it has to be isentropic, ठीक है। और अगला आता है एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। ये आपसे पूछा था कि एंट्रोपी अगर चेंज ऑफ द सिस्टम की बात की जाए तो ये मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द एंट्रोपी चेंज of the system may be positive, negative और ज़ीरो, ठीक है। तो ये आपका एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम में भी क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। अब हम बात करेंगे केस बी की, मतलब जो बड़े, पहले हमने केस वन बात किया, हम केस टू की बात करेंगे। अगर सिस्टम आपका इरिवर्सिबल हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अगले केस के बारे में। अगर सिस्टम आपका इरिवर्सिबल हो तो क्या होगा, ठीक है। तो केस बी, सॉरी केस टू होगा, नहीं case 2, if system is irreversible, then सिस्टम इज़ इरिवर्सिबल, देन अब आ जाते हैं सिस्टम अगर इरिवर्सिबल है तो यहाँ पर आएगा डी एस इज इक्वल टू डी एस इरिवर्सिबल प्लस डी एस। देखो ये हमने बड़ी इक्वेशन थी जिससे हमने किया, पहले तो हमने इसको जीरो कर दिया क्योंकि रिवर्सिबल था। अब इरिवर्सिबल यानी अब ये जीरो नहीं होगा, तो जो डी एस होगा इरिवर्सिबल डी एस, जो एंट्रोपी जनरेट होती है उसको बोलते हैं एंट्रोपी जनरेशन, एस जेन प्लस डी क्यू बाय टी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर केसेस की। तो केस ए अगर इसके अंदर देखेंगे हम, तो इसी के अंदर का केस ए क्या है? इसके अंदर का केस है, इधर सिस्टम इज़ एडियाबैटिक, देन अगर सिस्टम एडियाबैटिक है और इरिवर्सिबल है, मतलब फ्रिक्शन से अंदर हीट जनरेट हो रही है, इसका मतलब आपके आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं होगा, चेंज इन एंट्रोपी जीरो नहीं होगी, एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखता हूँ इफ़ द सिस्टम is adiabatic, then क्या होगा? डी क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। डी क्यू को ज़ीरो पर करेंगे तो ये वाली इक्वेशन को अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, डी एस इज़ इक्वल टू एस जेन प्लस डी क्यू बाई टी। फिर इस लाल वाले को उठाऊँगा, ये जीरो टर्म तो ये निपट गया। इसका मतलब यहाँ पर जो बच के आया वो है डी एस इज़ इक्वल टू एस जनरेशन, यानी कि यहाँ पर कुछ एंट्रोपी होगा नेगेटिव, नहीं एंट्रोपी होगी, यानी एंट्रोपी। और आपको पता है एंट्रोपी जनरेशन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसका मतलब यहाँ पर मैंने पहले बताया एंट्रोपी जनरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ नोट एंट्रोपी जनरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस द वैल्यू ऑफ डी एस जो फर्स्ट केस में था पॉजिटिव होगी। द वैल्यू
of entropy generation is always positive। ठीक है, अब मैं केस इसी के अंदर दूसरे केस की बात करता हूँ। केस 2, if the increase in internal irreversibility is compensating by decreasing external interaction, then the value of entropy change is equal to Z0। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता है कि आपका जो इंक्रीज़ होता है एंट्रोपी पे ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, अगर वो बढ़ता है, ठीक है, और वो कंपलसेट कर देता है एग्जैक्टली उतना ही बढ़ता है जितना एक्सटर्नल इंट्रैक्शन की वजह से एंट्रोपी गिरी है, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। यानी ऐसा पॉसिबल है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस या सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से, अगर मान लो डी एस सिस्टम इज इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं डी क्यू बाई टी। अब ये कह रहा है कि या तो ऐसा हो जाए कि जितना यहाँ इंक्रीज़ हो उतना ही यहाँ डिक्रीज़ हो जाए। मतलब अगर मैं डी एस की वैल्यू यहाँ लिखता हूँ +5 और यहाँ -5 करता हूँ तो ज़ीरो हो जाती है। यानी ये एक ऐसा केस और बनता है जहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं सिस्टम की एंट्रोपी के, और किस तरीके से निकालते हैं वो हमने देखा। इसके बाद आपके एक इक्वेशन आती है TDS इक्वेशंस, उनको एक बार देख लेते हैं। TDS इक्वेशंस, ठीक है, अब आपका जो TDS इक्वेशंस हैं वो किस तरीके से होती हैं उन्हें देखते हैं। TDS इक्वेशन आपकी क्या होगी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, देखो TDS इक्वेशंस को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, हम यहाँ पर दिखाते हैं उनको दो तरीके से किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये फर्स्ट लॉ से आया है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। यहाँ पर आपको पता होगा क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, ये लिख सकते हैं। अगर हम ये लिख सकते हैं तो फिर आप जानते ही होंगे कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस लिख सकता हूँ। इसको यहाँ पर प्लेस करूँगा तो पहली इक्वेशन जो आपकी बनेगी टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूँ तो ये आपकी पहली हो गई। ठीक, ये आपकी पहली होगी। अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पर एक एंथैल्पी का फॉर्मूला हमने देखा था H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है, इसी को करते हैं, यहाँ पर हम निकालेंगे डी एच इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा डी यू, यो प्लस एक बार पी को बाहर लिया डी वी, एक बार वी को बाहर लिया डी पी। ठीक है, अब डी यू प्लस पी डी वी को पीछे लिखा था हमने क्या, डी क्यू प्लस वी डी पी। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया डी एच। अब यहाँ पर डी क्यू को एक तरफ ले जाते हैं पहले,
तो डी क्यू को एक तरफ ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा डी एच माइनस वी डी पी। ठीक है, डी क्यू क्या लिख सकते हैं हम, टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी। ये आपका हो गया, यहाँ पर याद रखना डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, उसका इस्तेमाल किया गया हमने। और ये आपका सेकंड जो टी डी एस की सेकंड इक्वेशंस बनती हैं वो ये है। ठीक है, एक बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये, जो आपको ध्यान रखना है वो है ये नोट। ठीक है, नोट क्या कहता है, द इक्वेशन नंबर 1 and 2 are applicable for both reversible as well as irreversible process। यानी कि ये आपका रिवर्सिबल as well as irreversible process because it contain all point functions। क्यों है ये ऐसा, क्योंकि because it contain all point functions। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, नोट। अब आप एक चीज़ देखिए, यानी कि पीछे जो मैंने आपकी दो इक्वेशन बताई, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, वो दोनों इक्वेशन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे कांस्टेंट प्रेशर और लाइंस और कांस्टेंट लाइंस ऑन टीएस कर्व। यानी हम टीएस कर्व देखेंगे, टीएस कर्व किस तरीके से बनते हैं, यानी टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम्स। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम देखेंगे अब हम। तो अब जो टॉपिक हम करेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम ऑन टीएस कर्व। अब बात करेंगे सबसे पहले यहाँ टेम्परेचर, यहाँ एंट्रोपी। ठीक है, सबसे पहले हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन की बात करते हैं। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी। अगर आपका कांस्टेंट एंट्रोपी में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। किसी जो कंप्रेस करोगे आइसेंट्रोपिकली तो हम क्या हो, टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ करेगा। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। और अगर कोई चीज़ का टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो वो होगा आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ठीक है। ये आपके टीएस डायग्राम में यहाँ पर ये किसके लिए है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कैसे बनेगा, आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए बनेगा आपके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टीएस डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत ही ज़्यादा आसान होगा।
ठीक है। अब देखो जब एंट्रोपी बढ़ रही है, मैंने बताया था एंट्रोपी कब बढ़ती है, हीट ऐड होती है, ठीक है। और डिक्रीज कब होती है एंट्रोपी, जब हीट रिजेक्ट होती है। तो ये वाला केस आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला केस आपका कौन सा होगा, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, ठीक है। और ये वाले की बात करूँ तो दूसरे वाले की, ये आपके लिए होगा आइसोथर्मल हीट एडिशन, ठीक। अब इसके बाद आता है कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो उसके उनके लिए आपका होगा ये आपका टेम्परेचर होगा, यहाँ पर आपकी एंट्रोपी हो गई, ठीक है। इस पॉइंट से करेंगे, दोनों के दोनों आपके इस तरीके से गए, ठीक है। अब आपको बताना है इनमें से दोनों के दोनों आपके इस तरीके से कर्व प्रोसेस बनते हैं। अब आपको बताना है कि कांस्टेंट एंट्रोपी का में नहीं सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर का कौन सा वाला होगा, इनमें से कौन सा वाला कांस्टेंट। देखो वाला ये हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर चलेगा स्लोप से। तो हम पहले स्लोप देख लेते हैं, इसका स्लोप इसका स्लोप हमें क्या देगा। देखो किसी ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, डी वाई बाई डी एक्स यानी डी टी बाई डी एस हमें स्लोप देगा। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम का, स्लोप निकालेंगे। हमने टी डी एस की इक्वेशन पढ़ी है, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप निकालते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम में वी कांस्टेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट डी वी ज़ीरो, ठीक है। डी यू को क्या लिख सकते हैं, चेंज इंटरनल एनर्जी फॉर्मूला होता है एम सी वी डी टी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टी डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डी टी बाई डी एस, ठीक है। यहाँ आएगा आपका v इज इक्वल टू टी बाय सी वी, ठीक है, टी बाय सी वी। तो ये आपका क्या हो गया, एक स्लोप हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर का बनाते हैं, उसके लिए दूसरी वाली टी डी एस इक्वेशन का यूज़ होगा। देखते हैं सेकंड टी डी एस इक्वेशन क्या थी, टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट में हमने क्या किया, डी पी को ज़ीरो कर दिया, तो यहाँ पर टी डी एस क्या आया, इसको लिख सकते हैं एम सी पी डी टी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी पी डी टी क्योंकि स्पेसिफिक है तो मास 1 होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा डी टी यहाँ पर आपका आएगा डी टी बाई डी एस एट कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू टी बाई सी पी। ये हो गया है, ठीक है, यानी दोनों का स्लोप आ गया। अब किसका स्लोप ज़्यादा है, हमें ये तो हमेशा पता होगा कि सी पी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम देंगे, मैंने आपको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बताया था कि क्या होता है, हमने हीट दी इसको, तो कांस्टेंट प्रेशर करने के लिए क्या होता है, ये पिस्टन मूव करता है। और कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, कोई मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ गैस ऐसे होती है। और यहाँ पर क्या होता है, पिस्टन मूव करता है। तो जो हमने हीट दी
वो दो काम करेगी। तो गैस का इंटरनल एनर्जी तो बढ़ाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, साथ में वर्क डन भी देगी, क्योंकि पिस्टन रोटेट करेगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वर्क डन भी मिलेगा। एक हीट दो काम कर रही है, यहाँ पर सेम हीट अगर करेंगे तो सिर्फ क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। इसीलिए हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ग्रेटर देन ऑलवेज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसलिए इसका जो स्लोप है, स्लोप कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप बड़ा होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर का स्लोप थोड़ा कम होगा। इसीलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ P इज़ इक्वल टू C, इसका स्लोप कम है, ज़्यादा स्टीपर, P इज़ इक्वल टू C है, यानी कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम का हो जाएगा। अब इसके लिए आप नोट लिख सकते हैं, इसके लिए अब आप नोट लिखेंगे, the slope of constant volume line, the slope of constant volume line is on TS curve is always greater than the slope of constant pressure line on TS curve। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद ना इंटीग्रल फॉर्म होती है टीएस की, उससे हमारे वो हम यूज़ करते हैं एंट्रोपी फाइंड आउट करने के लिए। तो इंटीग्रल फॉर्म की दो इक्वेशंस होती हैं, हम उन्हें देख लेते हैं, उन दो इक्वेशंस को। तो हमारी हेडिंग होगी अब इंटीग्रल फॉर्म ऑफ टीडीएस। देखिए, इसके लिए करना पड़ता है, हम इसके लिए पहले टीडीएस इक्वेशन लिखेंगे। पहली वाली को ड्राइव करने के लिए पहली टीडीएस इक्वेशन से पहली इंटीग्रल फॉर्म आती है पीडीवी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, डीएस को यहीं रहने देंगे, टी को दोनों के नीचे ले जाएंगे, यानी डी यू बाई टी प्लस पी बाई टी डी वी। ठीक है, उसके बाद पी वी इज इक्वल टू एम आर टी होता है। अगर स्पेसिफिक की बात करें तो पी वी, स्पेसिफिक मास की बात करें, यानी मास को यूनिट कर दे तो पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइड में छोटी सी डेरिवेशन से कर देता हूँ। ये आपका होता है पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो पी बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई वी। यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी एस। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, एम सी वी डी टी लिख सकते हैं, सी वी डी टी बाई टी प्लस इसको लिख सकते हैं आर बाई वी डी वी। इनको इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एस इनिशियल से फाइनल एंट्रोपी, यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर, यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका एस एफ माइनस एस आई। ठीक है, इसको करेंगे तो सी वी एल एन टी ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा टी इनिशियल और यहाँ आ जाएगा टी फाइनल प्लस आर एल एन वी यहाँ पर आएगा आपका आर वी। ठीक है, और यहाँ पर आपका वही आ जाएगा वी इनिशियल अपॉन में वी फाइनल। ठीक, इसको अब अगर हम लिखेंगे तो जो फाइनल इक्वेशन बन के आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी,
इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू सी वी एल एन टी एफ अपॉन में टी आई प्लस आर एल एन वी एफ अपॉन में वी आई। ठीक है, तो ये आपकी पहली इंटीग्रल की TDS इक्वेशन हो गई। यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी कंडीशन में आपको फाइनल इनिशियल वॉल्यूम दिया हो, फाइनल इनिशियल टेम्परेचर दिया हो, तो आप इनमें से एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम दूसरे इंटीग्रल फॉर्म पे जाते हैं। उस दूसरी वाले को ड्राइव करने के लिए आपको दूसरी इक्वेशन पता होनी चाहिए। दूसरी इक्वेशन क्या थी, जो हमारी किससे आई थी, एंथैल्पी वाले फार्मूले से आई थी। तो एंथैल्पी वाले फार्मूले से दूसरी इक्वेशन आई थी, वो क्या थी, TDS इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकता हूँ DH माइनस VDP। ठीक है, और सेम तरीका है, आप DS को यहाँ रहने दो, DH को ले जाओ इसके नीचे, माइनस V/T DP। यहाँ आप फिर से लगा सकते हो वही इक्वेशन, PV इज इक्वल टू RT, यानी कि क्या होगा, V/T आपका क्या हो जाएगा, R/P हो जाएगा। सिमिलरली DS को यहाँ DS ही रहने दो, DH को क्या लिख सकते हो, CP/DT माइनस, यहाँ पर इसको R/P कर दो, इधर क्या हो जाएगा, DP। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, सेम टू सेम इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल फाइनल। ठीक है, यहाँ भी इनिशियल T फाइनल, यहाँ पर P इनिशियल, और ये हो जाएगा आपका P फाइनल। जब इनको ड्राइव करोगे तो ये इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर करोगे तो CP/LN क्या हो जाएगा, T फाइनल अपॉन में T इनिशियल, माइनस का साइन, माइनस के साइन के बाद यहाँ पर आएगा आपका R, और यहाँ आएगा LN P फाइनल अपॉन में P इनिशियल। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ TDS, यानी कि सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।